हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम लोग का क्यूज लाइब्रेरी का डे 2 है, जिसमें आपको कल होमवर्क टेलीग्राम पे दिया गया था। आई होप कि आप सभी लोगों ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। जो लोग अपना होमवर्क कंप्लीट करके आए हैं, आपसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा जाएगा। आप क्वेश्चंस का राइट आंसर गेस करने की कोशिश करेंगे। और जो क्वेश्चंस आपको नहीं याद है, देखिए बेसिकली कुछ लोग पूछ रहे थे कि ये जो टॉपिक दिया जाता है कहाँ से आपको पढ़ के आना है। तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप किसी बुक से पढ़ के आओ, आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है आप उस बुक से पढ़ के आइए। हमारे पास जहाँ से भी क्वेश्चंस मिलता है उस टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चंस लिख कर लाते हैं, ठीक है। तो जो आपको याद है वो तो ठीक है, जो नहीं याद है आप उसको लिखने की कोशिश करिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं, और आप हमारे साथ वीडियो के साथ बने रहिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि कल की वीडियो का रिस्पॉन्स आप लोगों ने जो दिया था मुझे बहुत अच्छा लगा। आशा करते हैं कि आज की इस वीडियो पे रिस्पॉन्स इस तरह से रहेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जो कि हम लोग का टॉपिक क्या था, राज्य के नीतिशक तत्व, और दूसरा टॉपिक हिस्ट्री से था, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। तो सबसे पहले हम लोग पॉलिटी का जो टॉपिक है राज्य के नीतिशक तत्व के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की जो प्रेरणा है वो भारत में किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? आयरलैंड से। आयरलैंड बिल्कुल सही है। राज्य के नीतिशक सिद्धांत किस भाग में उल्लेखित है? भाग 4। भाग 4 बिल्कुल सही है। आगे बताइए कि अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51। इसका अनुच्छेद 36 से 51 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न बनता है कि विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना किसका कर्तव्य होगा? विधि बनाने में इन तत्वों को, यानी राज्य के नीतिशक तत्वों को, आगे राज्य का, क्योंकि राज्य का नीतिशक तत्व होता है राज्य का, बिल्कुल सही है। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश किसमें किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्वों में ही किया गया है। कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 करेक्ट है। राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है, कौन सा अनुच्छेद? 40 बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायत का संगठन, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद 40। आगे 51 बिल्कुल सही है। भारत की विदेश नीति का है या फिर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का है? अनुच्छेद 51। किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? 38। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। अनुच्छेद पूछेंगे तो बताइएगा इस तरह से, ठीक। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? उद्योग के प्रबंधन में 39A। आगे 50, अनुच्छेद 50। आगे 38। आगे 39 का B। 43A 43 के ए में किया गया। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी का प्रावधान अनुच्छेद 43 के ए में। और 43 का ए किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। आगे इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? राज्य जो है, ध्यान से सुनिएगा, कितना? 38 सही है। जो राज्य होगा लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ये अनुच्छेद 38 में कहा गया। धन का समान वितरण किस अनुच्छेद में है? धन का समान वितरण 39 का ख। आगे 39। आगे 39 के ग, ठीक है। 39 का ग, चलिए 39 के सी कह सकते हैं। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता किस अनुच्छेद में है? 39 का ए रख सकते हैं। 39 मतलब ये 39 में दिया जाता है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता 39। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? 41 करेक्ट है। अगला प्रश्न बनता है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? 44 बिल्कुल सही है। कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें समान सिविल संहिता लागू? गोवा बिल्कुल सही है, गोवा। कृषि एवं पशुपालन का संगठन 48 करेक्ट है। कृषि एवं पशुपालन का जो संगठन है वो अनुच्छेद 48 में है। और 48 के क के अंतर्गत क्या आता है? पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 50 में क्या वर्णित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय
50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका का हाँ, पृथक किया गया। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। और जो 51 बोल रहे थे उसमें था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, विदेश नीति कह सकते हैं। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि राज्य का नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी? केटी शाह करेक्ट है, केटी शाह। संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों को शामिल करने का उद्देश्य क्या है, आप बताइए। सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक व्यवस्था को सुसंगठित करना। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की स्थापना करना संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों को शामिल करने का उद्देश्य था। अगला प्रश्न बताइएगा, नीति निदेशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर करेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, नीति निदेशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता अम्बेडकर ने कहा था। नीति निदेशक तत्वों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? संविधान की आत्मा नीति निदेशक को पास। आगे ऑस्टिन ठीक है, ऑस्टिन ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 जो था उसको कहा था संविधान की आत्मा, लेकिन यहाँ पे ऑस्टिन जो थे वो नीति निदेशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया? किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया? आगे कोई बोले? आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि आर्टिकल 45 किससे संबंधित है? आर्टिकल 45 6 से 14 वर्ष तक। हाँ ठीक है, निःशुल्क शिक्षा। 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने का व्यवस्था कौन करेगा? राज्य करेगा, राज्य करेगा। और ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002। अगला प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 में कितने खंडों को जोड़ा गया था? 4 खंडों को। तो कौन कौन से थे? 39 का क, 39 का च, 43 के क और 48 के क। ध्यान रखेंगे, 39 का 2 टू और 43 का 1 और 48 का 1। ठीक है, आगे देखिए, किस वाद में कहा गया है कि भाग 3 तथा भाग 4 के मध्य संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है? मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ, जो कि 1980 था, 1980। अनुच्छेद 38 के 2 किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 44वें संविधान संशोधन 1978 करेक्ट है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अनुच्छेद 45 जोड़ा गया था किस संविधान संशोधन के द्वारा? अभी जस्ट पीछे बता बात। 86वां संविधान संशोधन, जिसमें क्या वर्णन है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को राज्य करेगा। ठीक है। अनुच्छेद 43 का जो बी है वर्णित है, इसमें वर्णित है कि सहकारी समितियों के गठन, संचालन और नियंत्रण, इसका प्रबंधन संबंधी निर्देश दिया गया इसमें। तो ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 97 या 2011 में। तो यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा कि 39 का क और 39 का च यानी कि एफ है, और 43 का क और 48 का क, ये सभी जो 4 थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 38 का 2 जो है वो 44वें संविधान संशोधन, और 45 जो है वो 86वें संविधान संशोधन, और 43 का जो ख है यानी कि बी है उसको 97वें संविधान संशोधन 2011 में। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है राज्य के नीतिशक तत्व है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जो टॉपिक था हमारा मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ के आए होंगे, तो बताइएगा। चलिए आप स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? बृहद्रथ को। बृहदत्त बिल्कुल सही है। बृहदत्त ने, आगे बताइए, बृहदत्त ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? राजगृह, ठीक है, जिसको गिरिब्रज राजगृह कहते हैं। आगे बताइएगा, हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बिंबिसार, ठीक है। आगे बताइए आप कि मगध की गद्दी पर बिंबिसार कब बैठा था? 544 क्या? ईसा पूर्व। 544 ईसा पूर्व में बैठा था। और बिंबिसार ने मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया था? करीब 52 वर्षों तक। एक क्वेश्चन बताइए कि बृहदत्त के पिता का नाम क्या था? बृहद्रथ के पिता का, लुसेंट में आपने इसको नहीं देखा होगा, लुसेंट में ये चीज़ नहीं है। तो बृहदत्त के पिता का नाम था वसु, ठीक है। और बृहदत्त का जो पुत्र था वो जरासंध था, ठीक है, जरासंध। अगला प्रश्न है कि कौन सा क्षेत्र प्राचीन समय में अवंतिका के नाम से जाना जाता था? मालवा। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध की सेवा में किस शासक ने राजवैद्य जीवक को भेजा था? बिंबिसार ने भेजा था राजवैद्य जीवक को। अगला प्रश्न, बिंबिसार की हत्या किसने की थी?
अजातशत्रु। अजातशत्रु उसका ही पुत्र था, जिसको हमेशा ही इतिहास में जाना गया है कि पिता के हत्यारा के रूप में इसको जाना जाता है। पितृघ्न। अगला प्रश्न है कि अजातशत्रु पिता की हत्या कर गद्दी पर कब बैठा था? 461। आगे 483। आगे 496। 544 में से 52 हटा दीजिए, 463 है। 493 ईसा पूर्व। 493 ईसा पूर्व। 92 तक किया था। चलिए अगला प्रश्न बताइए। उस गणतंत्र का नाम जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 8 राज्यों का एक संघ था। वज्जी। वज्जी सही है। वज्जी की राजधानी? वज्जी के वैशाली। वैशाली ठीक है। पाटलिग्राम की स्थापना किसने की थी? उदयन। उदयन ठीक है। मगध शासकों में किसका उपनाम कुड़िक था? अजातशत्रु। अजातशत्रु। मगध पर शासन कितने वर्षों तक किया था अजातशत्रु ने? बोलिए। 32 वर्षों तक। अजातशत्रु जो था किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। शिशुनाग अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर स्थापित कहाँ किया था? पाटलिपुत्र से वैशाली। वैशाली ठीक है। उदयन पिता की हत्या कर मगध की गद्दी पर कब बैठा था? उदयन जो है मगध की गद्दी पर कब बैठा था? 493। अजातशत्रु। तो अजातशत्रु था ना। 493 ईसा पूर्व। 461 ईसा पूर्व, जो कि ये भी आपका जैन धर्म का ही अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम शासक? नागदशक। शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके, यानी जो इसके अमात्य था उसने अपदस्थ करके, किसको? शिशुनाग ने नागदशक को। अपदस्थ का मतलब क्या है? पद से हटा दिया। पद से हटाना। ठीक है। पद से हटाकर मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। कब? 412 ईसा पूर्व में। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कालाशोक। और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक? शिशुनाग नंदीवर्धन। नंदीवर्धन। पुराणों में किस शासक को काकवर्ण कहा गया है? कालाशोक। कालाशोक को। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये चीज़ दिया गया है, सब्जेक्टिव में नहीं है। चलिए नंद वंश के बारे में बताइएगा। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद। और अंतिम शासक नंद वंश के? घनानंद। महापद्म नंद जो था, ध्यान दीजिए क्वेश्चंस नहीं है, बता रहे हैं, प्रथम राजा था और सबसे अधिक शक्तिशाली शासक भी था नंद वंश का। पुराणों में महापद्म नंद को किन किन नामों से जाना गया है? इसकी उपाधि भी कह सकते हैं, क्योंकि पेपर में पूछा था उपाधि इसका कि ये किस शासक की उपाधि थी। परशुराम, छत्रांतक, सर्व छत्रांतक हो गया। एकराट, भार्गव, ये ध्यान रखिएगा। एकराट भी इसको है। सर्व छत्रांतक, एकराट, भार्गव। अगला प्रश्न है कि सिकंदर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासक था? नंद वंश का। और वहाँ के जो राजा थे कौन थे? घनानंद। ठीक है। घनानंद जो कि सिकंदर के समकालीन कह सकते हैं। अच्छा एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि सिकंदर ने भारत के किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? इधर पश्चिम में किया। पश्चिमोत्तर। ठीक है। पश्चिमोत्तर, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र। हाँ पश्चिमोत्तर ऊपर वाले में। अगला प्रश्न है कि नंद वंश के पतन के पश्चात मगध पर किस वंश का शासन आरंभ हुआ था? मौर्य वंश का। तो देखिए यहाँ तक आपका जो चीज़ था हमने कंप्लीट किया। अब इसके बाद एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस बन सकते हैं इस टॉपिक से वो हम पूछ रहे हैं। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अगला प्रश्न देगा आप यहाँ से। मगध साम्राज्य में प्रथम भारतीय राजा कौन था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था? बिंबिसार। ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? पूछा जा सकता है कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है वो किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। अजातशत्रु किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का शासक था। किसका पुत्र था? बिंबिसार का। गद्दी पर कब बैठा था? 493 ईसा पूर्व। 493 ईसा पूर्व। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? बोलिए आप। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख से राजा नंद का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना किन नदियों के संगम पर की थी? गंगा और घग्गर। आगे गंगा और सोन। गंगा और सोन नदियों के। हर्यक वंश का कालक्रम क्या है?
बताइए प्रवीण। कालक्रम मतलब क्या राजा का नाम? मतलब कहाँ से कहाँ तक चला? कहाँ से शासन हुआ? मतलब 544 से लेके 412 तक। हाँ ठीक है, 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 412 में कौन सा वंश स्थापना हुआ था? शिशुनाग वंश का। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हर्यक वंश के किस शासक ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था? बिंबिसार। बिंबिसार। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस शासक को श्रेणिक कहा गया है? श्रेणिक। बिंबिसार। बिंबिसार। ठीक है, अगला प्रश्न है कि द्वितीय बौद्ध संगीति के समय शासक कौन थे? कालाशोक। कब हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति? 383 ईसा पूर्व। कहाँ पे स्थान? वैशाली। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? साबाकामी। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय में हुआ था? अजात शत्रु। 483 ईसा पूर्व। और स्थान? राजगिरी। अध्यक्षता? महाकश्यप। अगला प्रश्न है कि तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि राजगृह के किस गुफा में किया था? किस गुफा में किया प्रथम था? बौद्ध संगति जो हुई थी अजातशत्रु काल में, वो राजगीर के किस गुफा में हुई थी? किस गुफा में? सप्तपर्णी गुफा। सप्तपर्णी गुफा, राजगीर के सप्तपर्णी गुफा। चलिए अगला प्रश्न है, हर्यक वंश के किस शासक ने रथ मुसल और महाशिलाकंटक नामक 2 नए हथियारों का प्रयोग किया था? हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु। इसको कुड़ी कहा जाता था। राजगृह में स्तूप का निर्माण किसने कराया था? आगे अशोक, हम लोग कहाँ भी पढ़ रहे हैं? अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु ने ही राजगृह में स्तूप का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है कि किस मगध शासक को सेनिया के नाम से जाना जाता है? सेनिया। सेनिया का मतलब होता है कि नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला। बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार को एक और हमने नाम दिया था ऊपर में, क्या? श्रेणिक। बिंबिसार ने बृहदत्त को पराजित कर कौन से राज्य पर विजय प्राप्त किया था? किसको पराजित कर? किस राज्य पर, जो कि बृहदत्त को पराजित कर कौन से राज्य पर विजय प्राप्त किया था? अंग। ठीक है, अंग यहाँ पर होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों का राज्य के नीतिशक तत्व और साथ ही साथ मगध साम्राज्य के उत्कर्ष से जो प्रश्न बन सकते थे, हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लूसेंट सब्जेक्टिव से एक्स्ट्रा हट के लिया था और कुछ अलग अलग बुक्स को भी फॉलो किए थे। तो इतना अगर आप करते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे, रेगुलर जो क्वेश्चंस आपको दिया जा रहा है अगर आप करेंगे तो जो टॉपिक आपको दिया था वो टॉपिक आपका क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा। और ये आपको पता कब चलेगा? जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये सब क्वेश्चंस मिल रहा है कि नहीं प्रैक्टिस सेट में। आप प्रैक्टिस सेट लगा करके चेक कर लीजिएगा, तब आपको पता चलेगा। अब देखिए, आपको दिया गया था जुलाई 2021 का करंट अफेयर्स, जो कि 11 जुलाई से 20 जुलाई हमने दिया था। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस हैं तो बताने की कोशिश करिएगा। पहला प्रश्न बनता है कि हाल ही में चीन में निर्मित बैहेथन जल विद्युत जो कि बांध है किस नदी पर बनाया गया है? यांगटीसी नदी। आगे जिनसा नदी, इससे पहले भी मैंने बताया था, जिनसा नदी। अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है? पश्चिम बंगाल। आगे उत्तर प्रदेश में कहाँ? लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लखनऊ। अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रखी गई, इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नारवाणे ने किस देश के कैसीनो शहर में भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन किया है? ध्यान रखिएगा, 2021 का करंट पूछा जा रहा है, ठीक है, जुलाई 2021 का। MM नारवाणे। कैसीनो शहर कहाँ पे पड़ता है? तो इटली में। इटली के कैसीनो शहर में भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन किया गया था। मौसम पूर्वानुमान के लिए एक नया उपग्रह FY3E किस देश ने लॉन्च किया है? USA। आगे चाइना करेक्ट है। मौसम पूर्वानुमान के लिए एक नया उपग्रह FY3E लॉन्च किया चाइना के द्वारा। अमेजन ने भारत में किस स्थान पर अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है? सूरत में। सूरत करेक्ट है। भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक उद्यान का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? उत्तराखंड। उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड के देहरादून के देवबंद क्षेत्र में। देखिए सबसे पहले तो समझ लीजिए कि क्रिप्टोगैमिक उद्यान क्या होता है, बताइएगा।
देखिए पौधे जो होते हैं उनको दो भागों में जो कि बांटा जाता है, एक होता है क्रिप्टोगेम, एक होता है फेंड्रोगेम। तो क्रिप्टोगेम हम लोग उसको रखते हैं जो बीज रहित पौधे होते हैं, ठीक है, जो बीज रहित पौधे होते हैं, और फेंड्रोगेम में बीज वाले पौधे को रखा जाता है। और बाद में आगे चल करके फेंड्रोगेम को भी दो भागों में बांटा जाता है, जो कि हम लोग जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म को जानते हैं इस तरह से। अगला पॉइंट्स बनता है कि रियो डी जेनेरो के मैराकन स्टेडियम में आयोजित कोपा अमेरिका फाइनल मैच किसने जीता था? कोपा अमेरिका जीता है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने। किसे हराकर? ब्राज़ील को हराकर। तो देखिए यहाँ से दो क्वेश्चंस बन सकते हैं कि मैराकाना स्टेडियम कहाँ पे पड़ता है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका रियो डी जेनेरो में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र ने पहली बार किस जानवर का बीमा किया है? जानवर का बीमा किया है। राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र ने पहली बार किस जानवर का बीमा किया है? हिमालयी याक, हिमालयी याक को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन कहाँ किया है? बनारस, जो कि परवीन का फेवरेट जगह है, बनारस। बोनालू पारंपरिक लोक उत्सव, बोनालू किस राज्य से? आगे तेलंगाना। बोनालू पारंपरिक लोक उत्सव तेलंगाना। मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र किस तेल कंपनी द्वारा स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? किस तेल कंपनी? ऑल पास। सबका ठेका आप ही लिए हैं, ऑल पास करें, बोलिए। क्वेश्चन रिपीट। मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र किस तेल कंपनी द्वारा स्थापित करने की घोषणा की गई है? आईओसी, ठीक है। आईओसी की स्थापना बताइए। आईयूसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईयूसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। स्थापना होगा 30 जून 1959। 1959। भारत सरकार ने किस शहर में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है? ये नोएडा में। नोएडा करेक्ट है। गौतम बुद्ध नगर, नोएडा। कोल्लम जिले के किस गांव को केरल की पहली बुक विलेज का खिताब दिया गया है? कोल्लम जिले के किस गांव को केरल की पहली बुक विलेज का खिताब दिया गया? पेरुमकुलम, पेरुमकुलम। डायरेक्ट राज्य आप याद रखिएगा, केरल, ठीक ना। बुक विलेज का खिताब केरल। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तेलंगाना के वारंगल में। तेलंगाना के वारंगल में। और हाल ही में चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि यूनेस्को में इसको 39वां, जो कि ये हमारा भारत का स्थान है जिसको यूनेस्को में जोड़ा गया है। और इसके बाद किसको जोड़ा गया था? धौलावीरा को। अगला प्रश्न है कि अनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस को व्यावसायिक उत्पादन के लिए अनुमोदन प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया? फिनलैंड, मनीला। फिलीपींस सही है। क्वेश्चन आया था बिहार ऐसा ही करने। फिलीपींस करेक्ट है। नेपाल ने कितने मेगावाट लोअर अरुण इलेक्ट्रिक हाइडल परियोजना के लिए भारत सरकार के सतलज जल विद्युत निगम के साथ समझौता किया है? कितने मेगावाट के लिए? 679 मेगावाट। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? पटना। भारत के किस शहर में पहला ग्रेन एटीएम खोला गया है? हरियाणा के एग्जैक्ट गुरुग्राम में। हड़प्पा युग के किस महानगर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? धौलावीरा। अभी जस्ट बताया ना, धौलावीरा, जो कि 40वां है, ठीक है। तो देखिए आज हम लोग का जो क्यूज है यहीं पे ख़त्म होता है। जो टॉपिक आपको दिया गया था होमवर्क में यहाँ पे हम लोगों ने पूछ लिया, और उम्मीद करते हैं कि आपने काफ़ी अच्छा स्कोर किया होगा और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। पीडीएफ टेलीग्राम पे। और रही बात इसकी पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल दिया जाता है। तो टेलीग्राम को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और रही बात कि सोर्स कहाँ पे होता है, तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग कोई पार्टिकुलर बुक को नहीं लेते हैं कि आपको मैं टॉपिक ये दे रहा हूँ तो इसी बुक से आप पढ़ के आइएगा। हम सिर्फ आपको टॉपिक देते हैं, और जो कि होमवर्क आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा कि क्या क्या कल आपको पढ़ के आना है। तो आप उस टॉपिक को कहीं से भी आप पढ़ के आइए। कोशिश करिए कि एक तो आपका कॉमन जो बुक है लूसेंट को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो एक्स्ट्रा और जो भी आपके पास बुक है वहाँ से पढ़ लीजिए, ताकि यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन लाते हैं सिर्फ लूसेंट से नहीं लाते हैं, ठीक है ना। और पीडीएफ आप वहाँ से मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।